हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। ठीक है, आपको बताना है कि पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन ए है ब्रज, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है भोजपुरी और ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? पद्मावत किस में लिखी गई है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। ठीक है, अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो ऑप्शन ए है दोहा, ऑप्शन बी है वरवय, ऑप्शन सी है कुंडलिया और ऑप्शन डी है सवया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दोहा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है काव्य रचना, ऑप्शन बी है आलोचना, ऑप्शन सी है समीक्षा और ऑप्शन डी है व्यंग्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए है महादेव, ऑप्शन बी है पशुपति, ऑप्शन सी है चक्रपाणि, ऑप्शन डी है शंकर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, चक्रपाणि शिव का अर्थ नहीं है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए है विदु, ऑप्शन बी है शशि, ऑप्शन सी है सूत और ऑप्शन डी है चांद। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, सूत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है आग्नेय, ऑप्शन बी है ईशान, ऑप्शन सी है वायव्य और ऑप्शन डी है नैऋत्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, ईशान। ठीक है, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। और अगर पूछे पूरब और दक्षिण, दक्षिण की दिशा को क्या बोलते हैं हम? तो उसको बोलते हैं हम आग्नेय। ठीक है, और पश्चिम, पश्चिम और उत्तर को क्या बोलते हैं? पश्चिम और उत्तर को, उत्तर की दिशा को हम बोलते हैं वायव्य। ठीक है, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, इसको बोलते हैं नैऋत्य। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है दात, ऑप्शन सी है पक्षी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इनमें से सभी। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, गगन सॉरी गमन का विलोम। ठीक है, हमको बताना है कि गमन का क्या विलोम होगा। तो ऑप्शन ए है आना, ऑप्शन बी है उतरना, ऑप्शन सी है रुकना और ऑप्शन डी है आगमन। तो गमन का विलोम क्या होगा? तो गमन का विलोम हुआ हमारा आगमन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुचित विकल्प जोड़ा कौन सा है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से विकल्प कौन सा विकल्प है जो कौन सा जोड़ा है जो अनुचित है। ऑप्शन ए है अनुराग विराग, ऑप्शन बी है कटु मधु, ऑप्शन सी है उन्नत और उन्नति, और ऑप्शन डी है अल्पज्ञ बहुज्ञ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। उन्नत और उन्नति ये विकल्प क्या है? अनुचित है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, हमको कौन सा बताना है कि कौन सा तद्भव तत्सम में जो युग्म है वो त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है घृत घी, बी है उटू ऊट, सी है त्वरित तुरंत। ठीक है, त्वरित यहाँ पे क्या होगा? त्वरित का होगा यहाँ पे तुरंत। सही। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है घृत घी, ऑप्शन बी है उटू ऊट, ऑप्शन सी है त्वरित तुरंत, और ऑप्शन डी है तिक्त तीता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही। ठीक है, ऊट ऊटू और ऊट। अगला है प्रत्येक डैश एक रिक्त स्थान भरना है। प्रत्येक सिखाता है कि आपस में से, फिर यहाँ भी भरना है रहो, दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थान के लिए सही का चयन कर उपयुक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे उपयुक्त वाक्य क्या भरा जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है धर्म भाईचारे, ऑप्शन बी है व्यक्ति स्वार्थ, ऑप्शन सी है समाज मित्र, और ऑप्शन डी है व्यक्ति मिलजुल। तो सबसे उपयुक्त वाक्य क्या भरा जाएगा इसमें? तो क्या है कि प्रत्येक क्या सिखाता है? तो हम ऑप्शन में देखते हैं। तो हम पहले भरते हैं प्रत्येक धर्म सिखाता है। ठीक है, कि आपस में से क्या है? भाईचारे रहो। ठीक है, आपस में से भाईचारे रहो, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है यह आंखों से देखी घटना है, ऑप्शन बी है यह आंखों देखी घटना है, ऑप्शन सी है यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, और ऑप्शन डी है यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनीय शुद्धता है। ठीक है, हमको बताना है कि वर्तनीय रूप से कौन इसमें शुद्ध है। ऑप्शन ए है द्वारका, ऑप्शन बी है पूज्यानिया, ऑप्शन सी है अंतर्ध्यान, और ऑप्शन डी है अहिल्या। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन सा है? हमारा है द्वारका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन बी है वर्षा होना, ऑप्शन सी है प्रेम करना, और ऑप्शन डी है सम्मान देना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बरस पड़ना का होगा अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम।
अगला है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है। ठीक है, हमको बताना है कि छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन ए है बुरा हाल होना, ऑप्शन बी है पराजित होना, ऑप्शन सी है बचपन की याद करना और ऑप्शन डी है भूख लगना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? छठी का दूध याद आना का होगा हमारा बुरा हाल होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है रवि, ऑप्शन सी है अंशुमाली, ऑप्शन डी है यामिनी। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, यामिनी किसका पर्यायवाची है? तो यामिनी यह है रात का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जो धरती फोड़कर जन्मता है। ठीक है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है स्वयंभू, ऑप्शन बी है जन्मजात, ऑप्शन सी है जरा युज और ऑप्शन डी है उद्भिज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ऑप्शन होगा हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आचार का विलोम शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि आचार का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अनाचार, ऑप्शन बी है अनाचार, ऑप्शन सी है अत्याचार और ऑप्शन डी है विचार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? आचार का क्या होगा? तो होगा हमारा अनाचार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नीचे दिए तद्भव तत्सम शब्दों के कौन सा योग त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें तद्भव तत्सम का ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए है क्षीर खीर, ऑप्शन बी है दही दधी दही और दही, ऑप्शन सी है दुग्ध दूध और ऑप्शन डी है घृत घी और इसका छूट गया है तो इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पे होगा घृत और घी, अलग अलग है इसे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, दही। ठीक है, तो दही का क्या होता है? दही का दधी होता है, ये होगा दधी और दही, ऐसे होगा। ठीक है, और इसमें बड़ी की मात्रा रहेगी दही में। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए है अपनी बातें छिपाना, ऑप्शन बी है अपनी निंदा स्वयं करना, ऑप्शन सी है अपनी प्रशंसा स्वयं करना और ऑप्शन डी है अपनी चर्चा करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए है पिता उसे पढ़ाते हैं, ऑप्शन बी है राम नहीं पढ़ता। ठीक है, और ऑप्शन सी है वे अध्यापक से पढ़वाते हैं और ऑप्शन डी है अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राम नहीं पढ़ता। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। तो वे क्रियाएं जिनसे इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है,
तो चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है तव्यत और अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, हमको बताना है कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है करने के अर्थ में, ऑप्शन बी है चाहिए के अर्थ में, ऑप्शन सी है चुका है के अर्थ में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तव्य और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है तुमोन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तुमोन प्रत्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए है चाहिए, ऑप्शन बी है योग्य, ऑप्शन सी है के लिए, और ऑप्शन डी है करके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तुमोन प्रत्यय का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी, के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। ठीक है, जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है अव्ययी भाव, और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नीलकमल में कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा हमारा नंबर बी, हमारा सही होगा कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन ए है मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, ऑप्शन बी है मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, और ऑप्शन सी है मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ठीक है, यहाँ हूँ होगा, और ऑप्शन डी है इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही होगा। ठीक है, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अट्टालिका का तद्भव रूप है। ठीक है, हमको बताना है कि अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। तो ऑप्शन ए है अटाला, ऑप्शन बी है अटल, ऑप्शन सी अटारा, और ऑप्शन डी है अटारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अट्टालिका का? तो अट्टालिका का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अटारी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निराशता आ जाती है वाक्य में। ठीक है, यहाँ रेखांकित है, छूट गया है उसको। यहाँ पे अत्यधिक अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निराशता आ जाती है वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनीय कौन सी है? ठीक है, हमको शुद्ध वर्तनीय बताना है अत्याधिक का। तो ऑप्शन है अत्यधिक, ऑप्शन बी है अत्याधिक, ऑप्शन सी है अत्यधिक, और ऑप्शन डी है अत्याधिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है नवोड का संधि विच्छेद। ठीक है, हमको बताना है कि नवोड का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नव प्लस ऊढ़ा, ऑप्शन बी है नव प्लस ढा, ऑप्शन सी है नव प्लस ऊढ़ा, और ऑप्शन डी है नव प्लस ऊढ़ा। तो नवोड का क्या होगा? तो नौ प्लस ऊढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, 9 प्लस ऊढ़ा।
तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये होगा हमारा गुण संधि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, क्रिया के किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? क्रिया के किस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन है वर्तमान कालीन रूप से, वर्तमान कालिक रूप से, ऑप्शन बी है भविष्यकालिक रूप से, ऑप्शन सी है भूतकालिक रूप से, और ऑप्शन डी है अज्ञार्थक रूप से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञार्थक रूप से। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग हमको बताना है। तो ऑप्शन है ठाकुरानी, ऑप्शन बी है ठाकुराइन, ऑप्शन सी है ठाकुरीन, और ऑप्शन डी है ठाकुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो ठाकुर का स्त्रीलिंग होता है ठाकुरानी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, हमको बताना है कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है ज, ऑप्शन सी है स, और ऑप्शन डी है ह। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, तो ठीक है, पूछे कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे, व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा होता है जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से हैं? ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से अल्प प्राण कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है अ, आ, ऑप्शन बी है क, ग, ऑप्शन सी है थ, ध, और ऑप्शन डी है प, भ। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन सा होगा? तो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखते हैं कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे एवं पांचवें व्यंजन को हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, तथा दूसरे तथा चौथे व्यंजन को, ठीक है, तथा दूसरे और चौथे व्यंजन को क्या बोलते हैं? तो उसको हम महाप्राण बोलते हैं। अल्प प्राण किसे बोलते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के, एक वर्ग के पहले, ठीक है, पहले, तीसरे और पांचवें क्या होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, और दूसरे तथा चौथे को क्या बोलते हैं? महाप्राण। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है संबंधवाचक सर्वनाम, और ऑप्शन डी है निजवाचक सर्वनाम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे तो क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर सी।
सही होगा। अगला है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा समानार्थी शब्द इस जल का नहीं है। ऑप्शन ए है नीर, ऑप्शन बी है अम्बु, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है अम्बक। कौन जल का समानार्थी नहीं होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अम्बक जल का समानार्थी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये है आँख का पर्यायवाची। ठीक है। अगला है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार होगा? तो ऑप्शन ए है अनुप्रास, ऑप्शन बी है श्लेष, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है उपमा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। है हमारा सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। ठीक है, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो ऑप्शन ए है रंगभूमि, ऑप्शन बी है कर्मभूमि, ऑप्शन सी है गबन और ऑप्शन डी है मानस का अंश। तो सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रंगभूमि का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राम को रूप निहारित जानकी कंकन के नग की परछाई परिछाई उपयुक्त में कौन सा रस है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो ऑप्शन ए है हास्य, ऑप्शन बी है करुण, ऑप्शन सी है शांत और ऑप्शन डी है श्रृंगार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला। अगला है, निम्नलिखित में से चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि इनमें से चांदनी का समानार्थी कौन नहीं है। ऑप्शन ए है बिजली, ऑप्शन बी है ज्योत्सना, ऑप्शन सी है चमक और ऑप्शन डी है रोशनी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए बिजली। ठीक है, अगला है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। ठीक है, तो को बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, बी है, यहाँ छूट गया, यहाँ होगा जातिवाचक। ठीक है, बी है जातिवाचक, सी है रीतिवाचक और डी है स्थानवाचक। तो कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? क्या है हमारा जातिवाचक क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है व का उच्चारण स्थान है। ठीक है, हमको बताना है कि व का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है ओठ, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है गलत टाइप हुआ है, ये है दंतोष्ठ। ठीक है, और डी है कंठोष्ठ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दंतोष्ठ। अगला है, अगला है, वाणी और अंगों के अभिनय जिनके द्वारा प्रकट हुए हैं। ठीक है, वाणी और अंगों के अभिनय जिनके द्वारा प्रकट हुए हैं। तो ऑप्शन ए है संचारी भाव, ऑप्शन बी है विभाव। ठीक है, ऑप्शन बी है विभाव, ऑप्शन सी है अनुभाव और ऑप्शन डी है भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो वाणी और अंगों के अभिनय के द्वारा प्रकट हो उसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अनुभाव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, और इनमें से भिन्न अर्थ वाले शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है कामिनी, ऑप्शन बी है कमला, ऑप्शन सी है पंकज और ऑप्शन डी है सरसिज। तो कौन ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कामिनी। अगला है,
मात्रा मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम। ठीक है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या होगा? दो ऑप्शन ए है रोला, ऑप्शन बी है चौपाई, ऑप्शन सी है सोरठा होगा, ऑप्शन सी सोरठा, ऑप्शन सी है सोरठा और ऑप्शन ए है गीतिका। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोहा का उल्टा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है सोरठा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है विशेषण में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, हमको बताना है कि विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5। ठीक है, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन ई है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा और सॉरी डी सही होगा। अगला है आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। ठीक है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन है आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी है निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक वाक्य और ऑप्शन डी है इच्छावाचक वाक्य। तो कौन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। तो ऑप्शन ए मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, ऑप्शन बी है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगरी है, ऑप्शन सी है जब मैं स्टेशन पहुंचूं तभी ट्रेन आई, ऑप्शन डी है मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। वो कौन सा ऑप्शन सही होगा मिश्र वाक्य जो विशेषण उपवाक्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।